हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 17th BPSC की प्रीलिम्स होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें अभी तक हम लोगों ने 12 लेक्चर किए हैं। ये हमारी 13वीं लेक्चर है। जो लोग नए हैं उनके लिए सजेशन है कि आप पहले 1 से 12 देखें और उनका नोट्स बनाएं और फिर आप 13 लेक्चर देखें और फिर उसमें जो भी आपको नए एड ऑन होती है उसको आप नोट्स बनाएँ। ये आपको हम लोग आज से जो स्टार्ट करें वो 65th BPSC के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो आपको 7:30 में टाइम है इसका, और जो अभी ये जो PYQ है ये तो आपको फिक्स टाइम है 8 बजे आप लोगों को ये डेली आती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सा सही है? इसमें कह रहा है कि लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका आपको कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट और प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है हमारा। ठीक है ना, देखिए होता क्या, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट, तो वो आपको पार्लियामेंट से आते हैं। सो एग्जीक्यूटिव इज ड्रन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, लोकसभा या राज्यसभा से ये आते हैं। ठीक है ना, सो दैट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। दूसरी बात क्या हो गई कि जुडिशियरी क्या करता है कि जो भी लॉ पास की जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, जो लॉ पास की जाती है उसकी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उस लॉ की कि नहीं, उसको देखती है। बट दैट इज जुडिशियरी डज नॉट होल्ड द लेजिस्लेचर अकाउंटेबल इन, ठीक है ना, तो वो भी नहीं होगा। देन इसके बाद अगर जुडिशियरी की बात करें तो रिव्यू कर सकती है जो भी एग्जीक्यूटिव की एक्शन है। लेजिस्लेचर में जो लॉ बनती है उसको जुडिशियरी रिव्यू कर सकती है। जो आपको एग्जीक्यूटिव जो आपको डिसीजन लेती है, जो एक्शन करती है, वो लॉ के कंप्लाई कर रही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं, इसको चेक करती है। ठीक है ना, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है कि लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, गलत है ना। एंड एग्जीक्यूटिव दोनों इंडिपेंडेंट हैं और ये प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल जुडिशियरी, दीज ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, ये आपसे ये आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, कास्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, आसान सा क्वेश्चन है, और जन पंचायत। तो आपको भी पता है कि पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक कमेटी ने उन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात की थी। बलवंत राय मेहता ने 3 टियर कमेटी की बात की थी और बोला था कि लोकल गवर्नमेंट में 3 टियर सिस्टम होनी चाहिए। पहला होना चाहिए ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होगा, देन पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होगा, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। और तीनों जो है सो आपको जितनी भी लोकल चीज़ें हैं, है ना, लोकल एसेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा। तो इट्स ग्राम पंचायत, इट्स नॉट खाप पंचायत और कास्ट पंचायत और जन पंचायत। क्लियर? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड करने का अधिकारी कौन है? तो आपके पास ऑप्शन है पटवारी, देन लंबरदार, जमींदार और जेलदार। ठीक है ना, ये देखिए अब इसमें आप बात करते हैं कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। पटवारी जो होता है ये विलेज में होती है, विलेज में होते हैं और यही सारी लैंड रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है ना, जो लैंड पे टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम इनका ही है। क्लियर? तो ये आपको आंसर जो होगा वो पटवारी होगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि लंबरदार क्या है ना। देखिए गवर्नमेंट और, याद रखेंगे, गवर्नमेंट और विलेजेस के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ विलेज के बीच में एक ये लंबरदार जो होते हैं एक विलेज हेडमैन होते हैं, विलेज के मुखिया हो गए ना, उस तरह से जो गवर्नमेंट और विलेज के बीच में आपको एक लिंक बनाते हैं। देन जमींदार आपको पता है लैंड ओनर, है ना, पहले होते थे, है ना, जो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे। और जेलदार जो होते हैं वो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट को सब डिस्ट्रिक्ट एरिया में देखते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट को देखते हैं उसको बोलते हैं जेलदार। तो आंसर हमारा पटवारी होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या है और नहीं है। देखिए अगर यूनिटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट की होती है वो आपको सेंट्रल अथॉरिटी के पास पूरी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है, मतलब सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी होती है। क्लियर? तो स्विफ्ट डिसीजन, अगर मान लीजिए कौन सी इसमें नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि एक ही आदमी के पास पावर होगी तो डिसीजन जल्दी हो सकती है। ठीक है, देन फ्लेक्सिबल भी होगा, है ना, और
लॉ की यूनिफॉर्मिटी भी आएगी, क्योंकि डिसीजन एक ही पर्सन लेंगे। अभी अगर डिफरेंट डिसीजन होती है, स्टेट की अलग और सब जगह की अलग होती है, तो यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट में आपको जो है, आपको यूनिफॉर्म पॉलिसीज ये सब जितनी भी है वो सारी आपको आती है। सो दिस इज नॉट आइडियल फॉर द लार्ज कंट्री। तो ये जो पूछा है कि क्या सही नहीं यूनिटरी फॉर्म, तो लार्ज, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो डाइवर्स कंट्री है ना, बहुत सारा इसमें जो रीजनल नीड्स है ना, तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम जो है सो लेस इफेक्टिव होगा, है ना। तो ये अगर यूनिटरी सिस्टम होगा तो हो सकता है कि लोकल इश्यूज को ये सही से एड्रेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि फेडरल सिस्टम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए दिस इज नॉट आइडियल फॉर द लार्ज कंट्री। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव क्या थी। देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद 2 अक्टूबर 1952 को लाई गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कैसे हम लोग रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद तो ये आपको ईयर भी याद रखेंगे। सो इम्प्रूविंग, तो इसमें बहुत सारी चीज़ थी, हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो ये सारी आंसर आपको मोर देन वन ऑफ द एवब होगा। इसके बाद एक चीज़ और आप याद रखेंगे, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये आपको 1953 में आई थी, अक्टूबर में 1953 में, है ना। तो ये जो आपको आई थी, ये भी आपको डेवलपमेंट वर्क वगैरह, सेल्फ हेल्प एफर्ट्स वगैरह क्या क्या लगाए जा रहे हैं, इसके लिए आपको नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च की गई थी, इसमें आपको 1953 में, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि फाइनेंशियल प्रोविजन, मतलब कम से कम सेल्फ हेल्प एफर्ट से कैसे डेवलप हो सकती है चीज़ें, गांव में सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट से तो कैसे हो सकती थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एंड फर्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी क्या है। आम आदमी पार्टी क्या है, तो अभी प्रेजेंट में बात करें तो 5 नेशनल पार्टी है। 1 इज द बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एम, सीपीआई मार्क्सिस्ट, देन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन आम आदमी पार्टी। ये सब जो हैं आपको नेशनल पार्टी है। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इट इज अ नेशनल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कंडीशन लगाई हुई है किसी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए। पहला कंडीशन कहता है कि पार्टी में कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट हो, टोटल जितना वोट पोल्ड होती है उसमें आपको 6% वोट होनी चाहिए, और कम से कम 4 सीट इन लोकसभा। दूसरा कहता है क्राइटेरिया कि कम से कम 2% सीट जो होगा ऑफ लोकसभा का मिलना चाहिए, है ना, और कम से कम वो भी 2% जो सीट होगा वो कम से कम इन 3 स्टेट, 3 स्टेट में कम से कम पार्टी कैंडिडेट जो होगा 3 स्टेट से 2% सीटें। तो पहला 6% क्या होगा, 6% वोट मिले, समझ में आया, 6% वोट मिले और 4 सीट मिले, या 2% सीट मिले 3 स्टेट से कम। और तीसरा है कि स्टेट पार्टी 4 स्टेट में अगर होगा तो उसको आपको नेशनल पार्टी की दर्जा मिलेंगे। ये भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो नोन एज, किसको बोला जाता है पोस्टमार्टम, किसको बोला जाता है, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्टियोररी, को वारंटो। पोस्टमार्टम जो बोलते हैं ये तब आती है जब डिसीजन हो जाती है, मतलब आफ्टर जजमेंट पास, समझ में आया, जजमेंट के पास में, आफ्टर पासिंग द जजमेंट, तो इसीलिए इसको पोस्टमार्टम ही बोलते हैं, सर्टियोरी को, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये भी एक रिट है ना, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, को वारंटो, ये सब रिट है ना। तो ये आपको सर्टियोरी कौन इशू करता है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक है ना, लोअर कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, इनको देता है। और इसको पोस्टमार्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब डिसीजन हो जाती है लोअर कोर्ट की तब ये दी जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो लोअर कोर्ट के डिसीजन है, जो ट्रिब्यूनल की डिसीजन है, उसमें कुछ मतलब गड़बड़ी तो नहीं होगा, कुछ एरर तो नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं सर्टियोरी। देन अगर आपसे पूछेगा कि को वारंटो क्या है, तो आप ये कह सकते हो को वारंटे जो होता है कि कोई फिच वारंट, कि पर्सन अगर कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिस, तो व्हाट इज द लीगलिटी, तो वो हो गया को वारंटो। मैंडेमस कमांड से याद रखिए,
ये पब्लिक ऑफिशियल को कमांड किया जाता है कि आपको जो ड्यूटी दी गई है ना, उसको आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दैट इज अ कमांड टू अ पब्लिक ऑफिशियल, कि आपको जो ड्यूटी दी गई है वो आप कर रहे हैं नहीं, क्यों कर नहीं रहे हैं, और करने के लिए। एंड प्रोविजन जो होती है, ठीक है ना, वो आपको डिसीजन मेड होने से पहले लोअर कोर्ट को बताया जा रहा है। लोअर कोर्ट को बताया जाता है कि भाई ठीक है, आप अपनी जुडिक्शन, जो आपको जुडिक्शन दी गई है जिस एरिया तक में, उससे बाहर जा रहे हो। दैट इज प्रोविजन। होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज। अगला है कि वीवीपैट जो अभी यूज हो रहा है, वो व्हाट इज द वर्जन ऑफ मशीन वीवीपैट यूज फॉर द वोटिंग इन इंडिया। तो लेटेस्ट जनरेशन जो ईवीएम है, जो 2013 से प्रोड्यूस हो रही है ना, वो M3 ईवीएम है, ठीक है ना। और वीवीपैट मशीन जो होता है वो एक बैलेट यूनिट है, वो आपको ईवीएम के साथ लगा होता है, ईवीएम के साथ लगा होता है। और जब वोटिंग आप देंगे ना, तो विजुअल वेरिफिकेशन होती है कि वोट जब आप कास्ट करते हैं ना, तो आपको एक स्लिप उसमें आती है कि आपने जो क्लिक किया है उसका फोटो आती है, चिन्ह आती है, ठीक है ना। वो ग्लास के विंडो से दिखती रहती है और वो 7 सेकंड के लिए होती है, 7 सेकंड तक दिखती है। और फिर वो कंपार्टमेंट बॉक्स जो नीचे होती है उसमें चली जाती है। वहाँ पे कैंडिडेट डिटेल रहती है, एक आपको चिन्ह रहती है ना, ठीक है। तो ये आपको M3 याद रखेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट। सबसे ज़्यादा मेंबर किसमें है? सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब अच्छा, जो दिया है ऑप्शन उसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में 403 है। अगर हम लोग बात करें कि सर हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो इट्स 68। अगर आप लोग बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, इट्स 60। मणिपुर में कितनी है, इट्स 60। मेघालय में कितनी है, मेघालय में इट्स 60। तो हिमाचल प्रदेश में, अगर इसमें बात करें 4 में, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। पूरे इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। बिहार में बात करें तो 243 है। झारखंड में बात करें तो 81 है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट। चलिए ठीक है, सीरियलिटी सबसे पहले कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देन गवर्नर, ठीक है, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट देख लीजिए आपका कहाँ से आ रहा है, देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देन CJI स्पीकर, ये आते हैं, ठीक है, देन आपको कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये सब आते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसके बाद आते हैं, ठीक है ना। देन आते हैं भारत रत्न होल्डर, ठीक है। उसके बाद आपको आते हैं एम्बेसडर, उसके बाद एम्बेसडर आते हैं। उसके बाद आपको एम्बेसडर के बाद जो है तो सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन आता है? चेयरमैन ऑफ UPSC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चलिए देखते हैं, अभी आगे आते हैं। तो जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद UPSC के चेयरमैन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग, ये तीनों एक साथ आते हैं। मतलब जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बाद ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें पूछेगा कौन फर्स्ट आता है, तो तीनों की सेम रैंक दी हुई है, ठीक है। 10 नंबर पे ये तीनों आती है, 10 नंबर पे, 9A पे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद में UPSC के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन ऑफिस कमिश्नर और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वगैरह के आते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत लेट से आते हैं, बहुत बाद में आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। स्पीकर वगैरह स्टेट वगैरह के बाद में आते हैं। सो ये तीनों जो है ना वो एक रैंक पे है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन सा पहले आएगा? तो ये तीनों एक साथ हैं। सो आंसर जो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपको दी हुई है। अगला है कि हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन करते हैं? सो व्हाट इज द MSP? MSP जो है सो फार्मर से जो प्रोड्यूस खरीदती है, उसमें जो पैसे देती है, अमाउंट जो फार्मर को पेड करती है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आपको, इसको रिकमेंड कौन करती है वो देखिए। इसको दो चीज़ें हैं इसमें। रिकमेंडेशन जो होती है वो CACP के द्वारा होती है,
व्हाट इज CACP? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज, CACP, ठीक है। और ये बहुत सारी फैक्टर्स देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, मार्केट प्राइस के ट्रेंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ये CACP जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर में एक अटैच्ड ऑफिस है जो 1965 में बनाई गई थी। अब ये जो बताती है उसको अप्रूव करती है CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनल देते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन लेते हैं कि MSP पे कितना क्या करना है, ये अप्रूव करते हैं। तो CACP रिकमेंड करती है, CCEA अप्रूव करती है। 22 मैंडेटरी क्रॉप्स पे आपको CACP रिकमेंड करती है और फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस शुगर केन के लिए 22 क्रॉप पे, और FRP क्या होता है शुगर केन के लिए, है ना, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, ठीक है। इसमें 22 में 14 खरीफ फसल है, 6 रबी है और 2 कॉमर्शियल है। 1420 2 22 और 1 शुगर केन पे FRP होती है। होप आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदू ग्रोथ रेट ये क्या है। तो हिंदू ग्रोथ रेट जो है सो ये टर्म जो दिया था राजकृष्णन ने दिया था, जो कि क्या थे, राजकृष्णन जो थे एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1978 में बताया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब था कि कंट्री की ग्रोथ जो है सो स्लो है, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सो 1950 से 1978 में दिया था, 1950 से 1980s तक, ठीक है ना। सो इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, हिंदू ग्रोथ रेट इट्स नॉट, हिंदू जो टर्म है दिस नॉट अबाउट द रिलीजन, धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये सिर्फ बताया गया था कि हमारे जो समाज है दे एक्सेप्टेड द लो ग्रोथ। इंडियन में जो पॉलिसी मेकर्स है, इंडियन सोसाइटी है, वो लो ग्रोथ को मतलब क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उस समय जो है सो ग्रोथ 3.5% के आसपास थी, तो स्लो ग्रोथ चल रही थी। और चूंकि हमारी हिंदुस्तान एंड सब लोग जो है सो पॉलिसी मेकर्स भी उससे सेटिस्फाइड थे, इंडियन सोसाइटी भी सब लो ग्रोथ रेट से एकदम सेटिस्फाइड थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, तो इसलिए उनको हिंदू ग्रोथ रेट बोला है। हिंदू इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, तो इट्स अबाउट द GDP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कृषि कुंभ मेला ये कहां पे हुआ था। अब ये आप याद रखिए कि 2024 में कहां हुआ था। 2024 में ये बिग फार्मिंग इवेंट्स हैं इंडिया में, और ये आपको 29 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक हुआ था, तो उस समय बिहार में हुआ था। अभी ये लखनऊ में हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो 2019 में बिहार में हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। बट 2024 में जो कृषि कुंभ मेला लगा है वो आपको फरवरी मार्च में हुई है, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी नई फार्मिंग आइडियाज़ हैं, जो नए नए टूल्स हैं, वो ठीक है ना, वो सब दिखाए जाते हैं। और जो फार्मर्स है, एक्सपर्ट है, जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो सब एक जगह आते हैं, दे शेयर द नॉलेज, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे दिखाई जाती है, शोकेस होती है ना। या इसका मेन एम ही होता है कि फार्मर्स को जो ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले, है ना, रिसोर्सेज मिले कि उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है और एग्रीकल्चर में कैसे ग्रोथ हो सकती है। सो रिसेंटली जो हुआ है वो लखनऊ में, हम रिसेंटली वाला याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स जो है 2019 में बिहार का स्कोर कितना रहा था। तो नीति आयोग की जो हेल्थ इंडेक्स 2023 की है वो हम याद रखते हैं, उसमें बिहार का स्कोर है 33.5 आउट ऑफ 100, ठीक है ना। टॉप परफॉर्मर में फिर से केरला आया है, तमिलनाडु है, और वर्स्ट परफॉर्मर में बिहार है हेल्थ में, ठीक है। सो नीति आयोग ने एनुअल स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकाला है, ठीक है ना, 2020-21 में, ठीक है। तो ये 2023 का याद रखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि एज पर द सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है बिहार में। तो ये आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है सो 935 है, इंडिया की 943 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर बात करें, देखिए सेक्स रेशियो बात करें तो वो 943 है, ठीक है। और बिहार की सेक्स रेशियो 918 हमने बहुत बार बात कर ली है। इसके बाद हम लोग ये भी बात किया था कि जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बिहार के जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो है गोपालगंज। गोपालगंज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1021 है, और सबसे कम जो है वो मुंगेर में है 876। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो बिहार की इंडिया की 919 है और बिहार की आपको 935 है। और बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे हाईएस्ट है, वो है किशनगंज। किशनगंज 971 के साथ, और वैशाली जो है सो 904 के साथ
लास्ट है। तो ये आपको सेक्स रेशियो है, ये आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो में बिहार की 918 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो में 935 है। समझ गए? इसके बाद 2 जिला याद रखिए, वेस्ट गोपालगंज, फिर मुंगेर, फिर यहाँ पर किशनगंज, फिर वैशाली। ठीक है। अगला है कि द ग्रोथ रेट ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन बिहार 2017-18 में आपको ग्रोथ रेट कितना है। तो लास्ट 5 ईयर में अगर बात करें तो बिहार जो है सो प्राइमरी सेक्टर में 2.3% से, सेकेंडरी में 4.8% से और टर्शियरी में 8.5% से ग्रोथ किया है। तो ये आपको टर्शियरी सेक्टर का पूछा जा रहा है, बट रिसेंट का एग्जाम्पल हम लोग 8.5% याद रखेंगे। ठीक है। अगला है कि जीडीपी बिहार का करेंट प्राइस पे कितना था। तो जीडीपी बिहार का करंट प्राइस पे आपको अगर 24-25 की बात करें, 2024-25 की बात करें तो जीडीपी करंट प्राइस पे 9.76 लाख करोड़ है। ठीक है। सो 9.76 लाख करोड़ है 2024-25 की आपको जो प्रोजेक्टेड है वो। ठीक है। तो अगर प्रोजेक्टेड पूछा है, अगर आपसे पूछेगा कि 22-23 की कितनी है, 2022-23 की, तो ये था 7.89 लाख करोड़। तो ये तो फिक्स है, ये प्रोजेक्टेड है 9.76, और इस ये जो अभी करंट जो 2023-24 की है वो भी अभी फाइनल नहीं आई है। ठीक है ना। तो 2023-24 की भी आपको 8.59 लाख करोड़ है। तो ये 3 डाटा हमें याद रखते हैं, 22-23, 23-24 और 24-25। 24-25 का प्रोजेक्टेड है, ये एस्टिमेटेड है, रिवाइज एस्टिमेट, और ये जो है सो 7.9। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो 6th 5 ईयर प्लान जो हुए थे 1980 से 85 में हुए थे, और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग इसमें सबसे जो मेन जो आया था वो फैमिली प्लानिंग था। देन यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे ही आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हुआ था शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सो ओवर पॉपुलेशन को यहाँ पे फैमिली प्लानिंग भी बात की गई थी, फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी, है ना। और देन फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक भी बनाई गई थी। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपको आई थी, नाबार्ड। क्लियर। शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्लियर। और बस ये हम लोग याद रखेंगे, इट्स नॉट अबाउट द रूरल लिटरेसी, रूरल रेलवे, या ये आपको रूरल पीपल के लिए, इससे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें लाई गई थी। अंत्योदय प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था किस स्टेट में सबसे पहले। सो अंत्योदय प्रोग्राम सबसे पहले जो स्टेट था वहाँ था राजस्थान में, 1977 में आया था। इसमें था कि जो पुअरेस्ट फैमिली होगा, पुअर नहीं, पुअरेस्ट फैमिली, उसको आपको उसकी लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए अंत्योदय राजस्थान में आया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट 2017 में क्या है। तो अगर हम 2023-24 की इकोनॉमी सर्वे देखें 2013, 23, 24 का, तो इंडिया में इंडिया का शेयर जो है वो आपको वर्ल्ड में, अगर 2000 देखिए आप यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं 2023-24 की डाटा हमने ली है। तो मीट एंड मीट प्रिपरेशंस में इंडिया का जो शेयर है, इंडिया का शेयर 2021 में 1.9% था वर्ल्ड में, और ये 1.8% है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। फिश और इसके प्रिपरेशन में 4.5 था, और अभी जो है सो घट गया है 4.3% इंडिया का से इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्सपोर्ट इंडिया शेयर इन, ठीक है ना, वर्ल्ड में। अगला है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो क्या बोलते हैं। देखिए 4-5 तरह की जो प्रथा थी, वन इज द जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, देन दहसाला प्रथा। ठीक है ना। तो इसमें आपको दशाला प्रोसेस जो होती थी वो हम सब पे बात करते हैं। देखिए रैयतवारी जो होती थी उसमें फार्मर जो है सो डायरेक्ट जो है सो ब्रिटिशर्स को देते थे। जमींदारी में देयर इज अ मिडिल मैन, जमींदार होते थे, फार्मर्स जो है सो जमींदार फार्मर से कलेक्ट करते थे, और फिर जमींदार जो है सो ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है ना। और महलवारी में भी अगेन द एक पूरे विलेज का हेड होता था, महल बोलते हैं, है ना। तो वो मिडिल मैन फिर भी उसमें होता था। इवन इजारदारी में भी वो होता था। ठीक है ना। रैयतवारी जो है सो स्टार्ट हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसमें नाम एक याद रख सकते हैं, थॉमस मुनरो। ठीक है, 1833 के आसपास है ना। महलवारी सिस्टम जो है वो आपको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में हुआ था, और इसमें आप एक याद रख सकते हैं, विलियम बेंटिक।
ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक चीज और याद रखिएगा, जो राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल, ये भी याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछ दे, है ना, वो आपको शेर शाह के अंदर में और अकबर दोनों के अंदर में लैंड एडमिनिस्ट्रेटर होते हुआ करते थे, ठीक है ना। और इन्होंने आपको एक जब्ती सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है। जब्ती सिस्टम, इसको जब्ती सिस्टम को बंदोबस्त सिस्टम भी बोलते हैं, बंदोबस्त सिस्टम, और इसी को 10 साला सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही राजा तोडरमल और अकबर, ये दोनों मिल करके जब्ती सिस्टम का स्टार्ट किया है। अब इस जब्ती सिस्टम में क्या होता था, तो रेवेन्यू जो होती थी, लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था कि कितनी, कि 10 साला नाम है ना, 10 साल याद रखिए, कि पिछले 10 साल में जो आपकी इल्ड हुई है लैंड में, उसके बेस पे रेवेन्यू थी। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो क्या क्या चीजें याद रखेंगे सर 10 साल में? 10 साल में याद रखेंगे पिछले 10 साल में जो एवरेज इल्ड होती थी पूरे 10 साल की, उसके अनुसार से रेवेन्यू फिक्स किए जाते थे। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो यू कैन से दैट कि आपको अकबर along with the राजा टोडरमल who served as a land administrator, ये ठीक है ना। तो लैंड टोडरमल, राजा टोडरमल, और इसने दोनों मिलकर के स्टार्ट किया था 10 साला सिस्टम, ठीक है। होप आपको याद समझ में आ गया होगा, बाकी पूरी डिटेल दी हुई है। अगला है कि फिजिकल ईयर 2018-19 में टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है। अभी इंडिया का मतलब 7th पोजीशन है, मतलब 4th पोजीशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और इंडिया 4th कंट्री है जो 700 बिलियन डॉलर से बढ़ गया है, ठीक है ना। तो अब 700 से ऊपर हो गया है, वही तो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो 700 से ज़्यादा हो गया है। सो एग्जैक्ट आप क्या याद रखेंगे, इट्स 700 से ज़्यादा है, ठीक है ना। 700 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और ये हमेशा नए नए निकलते रहते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया कि बैंक में गए, पैसा लेके आ गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे इलाहाबाद बैंक किसी में गए। नाबार्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती है, रीफाइनेंस करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को फाइनेंस करते हैं, ठीक है ना। और ये उस इंस्टीट्यूशन को पैसा देती है जो एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है। सो इज नॉट प्रोवाइडिंग द लोन टू इंडिविजुअल या बिजनेस को, ये उस क्रेडिट एजेंसी को देती है, उस इंस्टीट्यूशन को देती है जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो नाबार्ड डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करती है, इनडायरेक्टली करती है। अगला है कि ईपीसीजी क्या है, और ईपीसीजी क्या है? ईपीसीजी है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, है ना। ये आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया की थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके अंदर में इन्होंने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, वैसे कैपिटल गुड्स जिससे कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें जो है सो यहाँ पे वैसे कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, उसको जिससे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हमको प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस करके हमको एक्सपोर्ट करना है। अब मखाना को हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें उसके लिए कोई मशीन चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स हो गया। तो उसको इंपोर्ट करने पे 0 आपको कस्टम ड्यूटी लगेगी, मतलब उस मशीन को ला करके फिर आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आई थी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। नाम से क्लियर है, वैसे कैपिटल गुड्स जिससे कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। जैसे आप समझ गए ना कि जैसे मखाना है उससे कुछ बनाना है आपको, ठीक है, तो नाउ तक आपको मशीन लानी है, तो आप बाहर से मशीन लाओगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी 0 पड़ेगी। ये एक स्कीम आई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। इससे क्या होगा कि हम उससे मशीन को लेके आ सकते हैं और फिर हमारा क्या होगा कि हम ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव द मिनिमम, कितना मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है? तो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, पेंशन की बात है। और ये आपको 2019 में लॉन्च की गई है। इसमें 60 साल के बाद 3000 मिनिमम पेंशन है, ठीक है। 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। अनऑर्गेनाइज वर्कर में रिक्शा चलाने वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, लेबर हो गया, मेड हो गया, दर्जी हो गया, पान के वेंडर्स जो हैं, छोटे छोटे शॉप के ओनर्स जो हैं, ये सारे जो हैं सो जिनकी इनकम लेस देन 15,000 होगा, 18 से 40 जिनकी उम्र होगी वो करेंगे। एंड बेस्ड ऑन देयर जो एज होगी वो आपको प्रीमियम है, ठीक है। तो और जितना आप करेंगे उतना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 3,000 रुपया मिनिमम मिलेगी। सो ये दिस इज द आंसर 3,000।
अगला है कि पहला सत्याग्रही कौन है, इंडिविजुअल सत्याग्रही मूवमेंट। तो गांधी जी जो है ना वर्ल्ड वार में द्वितीय में नहीं चाहते थे कि इंडियन इन्वॉल्व हो, है ना, बट वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का कुछ बेटर ऑफर हो। तो गांधी जी जो वर्ल्ड वार 2 में भाग लेना नहीं चाहते थे, बट वो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स से कुछ ऐसा ऑफर आए, क्योंकि अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था वो आपको उससे वो डिसअपॉइंट हो गए थे, है ना। और अगस्त ऑफर के कारण उन्होंने, कांग्रेस ने प्लान किया कि हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को हर एरिया में चूज किया गया कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने आपको पौनार आश्रम जो महाराष्ट्र से स्टार्ट किया, विनोबा भावे इन्होंने स्टार्ट किया आपको 1940 से। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पौनर महाराष्ट्र से। सेकेंड जो था वो आपको थे जवाहरलाल नेहरू। थर्ड भी याद रखिए, कभी कभी थर्ड भी पूछता है, तो थर्ड ये थे ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। बाद में दिसंबर 1941 में गांधी जी जो है सो सत्याग्रह को रोक दिए, ठीक है ना। और फिर से 1941 में स्टार्ट हुआ, है ना। फिर अगस्त 1941 में, जनवरी 1941 में स्टार्ट हुआ, फिर अगस्त में इसको ये किया गया था। तो पीसफुली प्रोटेस्ट करना था वॉर के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो इसमें अगर हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही तो ये विनोबा भावे थे। सेकेंड अगर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। थर्ड अगर बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस के फाउंडर, जो इंडिया हाउस लंदन में थे उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है ना। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, ये आपको लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस बनाए थे। वहाँ पे क्या होता था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते थे वो लोग वहाँ पे रहते थे और उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम थे। जितने भी रेडिकल यूथ थे, रेडिकल यूथ जो इंडिया से आते थे, है ना, तो वो सबको वहाँ पे रखा जाता था, ठीक है ना। और इन्होंने इसके जो इंडिया हाउस है यहाँ पे एक जर्नल भी निकलती थी, उसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे सावरकर रहे हैं, यहाँ पे हरदयाल रहे हैं, लाला हरदयाल, है ना, और ये सब इंडिया हाउस के मेंबर्स हैं। तो स्टार्ट किया था 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में किसने स्टार्ट किया था। तो गांधी, क्वेश्चन याद रखिए कि गांधी और 78 सपोर्टर उनके अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद से डांडी कोस्ट तक 12 मार्च, डेट याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया था और 5 अप्रैल को पहुंचे थे। 5 अप्रैल को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को उन्होंने सबसे पहले उठाया था, ठीक है ना, सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ नेता का नाम याद रखिए। जो भागलपुर से थे वो थे महादेव लाल सराफ, तो एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि मुंगेर से कौन थे, मुंगेर से याद रखिए श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। चंपारण से कौन थे, चंपारण में ये थे विपिन बिहारी वर्मा, विपिन बिहारी वर्मा, ठीक है ना। और पटना में 16 अप्रैल, अब सी वगैरह तो है नहीं, तो 16 अप्रैल 1930 को, 16 अप्रैल 1930 को पटना में आपको एक नखास पॉन्ड है, वहाँ पे सॉल्ट प्ले को ब्रेक करने के लिए बनाया गया। और यहाँ पे जो किया था उसका कौन नाम था, अंबिका कांत सिन्हा। क्या था, अंबिका कांत सिन्हा, तो ये भी याद रखेंगे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, वो आपको तंजौर कोस्ट तमिलनाडु में, के कलप्पन केरला से थे, तो ये सब छोड़ी। धरसाना में आपको जो सॉल्ट वर्क में सरोजनी नायडू, इमाम साहब, ये सब थे, तो ये सब भी याद रखेंगे। बिहार वाला याद रखिए, महादेव लाल सराफ, श्री कृष्ण सिंह, विपिन बिहारी वर्मा, अंबिका कांत शर्मा, तो ये इतना तो याद ही रखिए। और डेट भी याद रखिए, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है अंबारी सत्याग्रह, ये 1939 में हुआ है। तो पहले तो याद रखेंगे कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था, बिहार में, और इसको लीड कौन किए थे, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। अंबारी जो है वो सिवान में है, कहाँ पे है, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, ठीक है ना। तो ये हम लोग याद रखें अंबारी सत्याग्रह। इसके बाद अगर यदुनंदन शर्मा के, ये पीजेंट लीडर हुआ करते थे, यदुनंदन शर्मा पीजेंट लीडर हुआ करते थे, ठीक है। और अगर बात करें इसमें इन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था यदुनंदन शर्मा ने कि रेवरा सत्याग्रह, ठीक है। तो रेवरा सत्याग्रह यदुनंदन शर्मा। स्वामी सहजानंद आप लोगों को पता है ना,
तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो ये सब तो इसमें ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है देशेर कथा, ये किसने लिखा है? तो सखाराम गणेश देवस्कर जो है सो इन्होंने बुक लिखा था देशेर कथा, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया देश की बात, देश की बात, है ना। और इसमें जो है सो इंडियन इकोनॉमी का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ब्रिटिश रूल में, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है? सखाराम गणेश देवस्कर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्च लाइट के एडिटर कौन हुआ करते थे? सर्च लाइट एक न्यूज़पेपर थी, उसके एडिटर कौन थी? तो सर्च लाइट स्टार्ट किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने स्टार्ट किया था पटना में। और ये पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वहाँ की थी। मुरली मनोहर प्रसाद जो है उनके फर्स्ट एडिटर थे, फर्स्ट एडिटर। तो स्टार्ट किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने पटना में, और मुरली मनोहर प्रसाद जो हैं इसके फर्स्ट एडिटर हुआ करते थे। क्लियर? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा हु वाज द एडिटर, तो इट्स मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद है एक्चुअली, इसलिए ई ऑप्शन होगा। इट्स नॉट मुरली मनोहर है, ठीक है। सो मुरली मनोहर प्रसाद है, यहाँ पे मोहन दिया हुआ है, इसलिए कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मुरली मनोहर प्रसाद फर्स्ट एडिटर। अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहाँ बनी थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बना था, एक है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार कांग्रेस सोशल पार्टी जो है वो बनी है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखना, ये दूसरा है और बिहार सोशलिस्ट पार्टी दूसरा है, कंफ्यूज नहीं होनी है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को बनाया गया था, ठीक है ना। और इसमें जेपी नारायण जी थे, जेपी नारायण थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी है वो जुलाई 1931 को बनी थी। ये गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा। याद एक चीज़ रखना कि कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा, ठीक है। और ये कांग्रेस सोशलिस्ट जो है वो जेपी जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, वो आपको सेक्रेटरी थे। और प्रेसिडेंट कौन थे इसमें? आचार्य नरेंद्र देव। इतनी इन्फॉर्मेशन तो याद ही रख लेना आप, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा इसमें जो है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? आसान सा क्वेश्चन है। 1885 में एओ ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था। और पहला प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये आपको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लेड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसने गिव अप कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि गिव अप कर दी थी। क्यों की थी? तो 1915 में रविन्द्रनाथ को गीतांजलि के लिए, गीतांजलि जो इनकी किताब थी, गीतांजलि के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बट 1919 में आपको जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसकी प्रोटेस्ट में इन्होंने लौटा दिया था। सो आंसर इज जालियांवाला बाग हत्याकांड। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट किसने की है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में आपको की थी। और इसमें सोशल रिफॉर्म को प्रमोट करना था, एजुकेशन बढ़ाना था, जो इंडियन पीपल को अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन रॉबरी केस जो है ना, उसमें किसको हैंग किया गया था? तो काकोरी जो है ट्रेन जो रॉबरी केस है वो ये ट्रेन रॉबरी थी, ठीक है। इसको पहले काकोरी कांड बोलते थे, अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इसको काकोरी कांड नहीं बोलो, इट्स अ ट्रेन रॉबरी, ठीक है। ये 9 अगस्त को, याद रखेंगे डेट, 1925 को हुआ था। काकोरी एक गांव है, लखनऊ के आसपास में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 10 रिवॉल्यूशनरी मिल करके आपको ये रॉबरी किए थे। उसमें वो कहाँ के थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रिवॉल्यूशनरी थे। उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, केशव चक्रवर्ती
मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, और इसमें 3 लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनको 19 दिसंबर 1927 को इस काकोरी रॉबरी केस में शामिल होने के लिए इनको हैंग कर दिया गया। कौन कौन है वो? राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, और अशफाकुल्ला है, और एक रोशन सिंह भी हैं। ये 3 लोगों को काकोरी में इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको हैंग कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? सो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है वो लिखी है लिखे हैं चित्तरंजन दास जी ने। तो बस सिंपल सा याद रखें, चित्तरंजन दास। ठीक है, देख लीजिए, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया था? तो सत्य, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। तो ये 1873 में आपको 24 सितंबर 1873 है, बट याद रखिए 1873 इसमें ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के किए थे। ये भी आपको सोशल चेंज, जो इंटरकास्ट मैरिजेज, चाइल्ड मैरिज को हटाना, विडो रीमैरिज, ये सब के लिए आपको सोशल चेंज के लिए आपको स्थापना की थी सत्यशोधक समाज की। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तो इट्स एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कैलकाता सेशन में, ठीक है, बट ये फॉरेनर थी। इंडियन अगर पूछेगा कि विच इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर सेशन। तो दोनों आंसर समझ गए। इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू, और विमेन सीधे पूछेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, ओके। अब मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स सी द मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो क्या है। क्वेश्चन है आपका कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ और एक्स माइनस वाई का दिया हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का दिया हुआ है। नाउ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, अगर आप ये देख रहे होगे तो आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का दे दिया है, तो 117/8 लिख दे। ए माइनस बी का दिया है 3/2, तो इसका वैल्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसकी जो वैल्यू होगी वो 117 इंटू 2/3 इंटू 8। ठीक है, तो 2 4 जा, अब आप देख लीजिए 3 से कटेगा, 3 जा 9 और 9 27। ठीक है, तो ये आपको 39/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, सो सी आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 125। इट्स 5 टू द पावर 2x प्लस 1। तो 125 को हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? सो कैन आई राइट 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 2x प्लस 1। ठीक है, सो इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि दोनों 5 टू द पावर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x 6x प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है अगेन जो पिछले हम लोग 64 बीपीएससी में देखे थे उसी तरह का क्वेश्चन है कि n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट कीजिए। तो अगर n तो क्या वैल्यू होगा इसका 1 प्लस 1/3, है ना, तो 1.33। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो s की वैल्यू 2.33। अगर इस n की वैल्यू ऐसे करके 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15.33। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है, तो हमें पता है कि सम ऑफ 15 टर्म क्या हो जाएगा 15/2, और फर्स्ट टर्म कितना है 1.33 प्लस लास्ट टर्म कितना है 15.33। ठीक है, सो ये 15/2 और ये हो जाएगा 16.66। तो इसको अगर काटेंगे तो 8.33, तो 15 इंटू 8.33। ठीक है ना, तो ये 120 होगा। ठीक है ना, 15 8 120 और 0.33 अगर हम 15 बार करेंगे, है ना, तो 15 बार अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें 3 बार का
जुट जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। 0.33 अगर मान लीजिए 3 बार करेगा तो 1 हो जाएगा, तो 15 बार होगा तो इसमें 5 जुट जाएगा। सो द आंसर शुड बी 125। अगला है कि 2 ट्रेन है और दोनों की लंबाई जो है 150 मीटर है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और दोनों की स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेंगे। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो 90 + 90 विच इज़ 180। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी दोनों को क्रॉस करने में, दोनों की जो लेंथ है ना, ट्रेन ए की और ट्रेन बी की जो लेंथ है वो दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। टोटल 300 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब आपसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो अगर आपसे समय पूछ रहा है तो समय = दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है 300 मीटर, चाल कितनी है 180 किलोमीटर पर आवर है। बट 180 किलोमीटर पर आवर को चूँकि ये मीटर में है तो हम इसको बदल लेंगे 5/18 से। तो 10 बार में होगा तो ये 50 होगा। तो इसलिए टोटल आंसर कितने हो जाएगा 6 सेकेंड। 50 × 6 तो ये 6 सेकेंड इज़ द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 12 एक सेम तरह की 12 पेन है, उसको 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें कम से कम 2 पेन मिले एक को। तो मान लीजिए एक बच्चा ए है, दूसरा बी है, तो पहले के 2 पेन दे दो, कम से कम 2 देना है, तो दूसरे को 10 दोगे तभी तो 12 खत्म होगा। या तो 3 9, या तो 4 8, इसको 4 देंगे, इसको 8, या इसको 5 7, या 6 6 दोनों को दे देंगे, या इसको 7 और इसको 5 देंगे, या इसको 8 इसको 4 देंगे, इसको 9 इसको 3 देंगे, इसको 10 इसको 2 देंगे। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमें किसी भी तरह से मतलब मिनिमम 2 देने ही हैं, उससे ज़्यादा जितने दे सकते हैं। तो 9 तरीके हो जाएंगे आपके। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 सर्किल है ए और बी, तो दोनों के रेडियस जो है सो 1.5 मतलब कि RA/RB वो है 1.5 / 1। तो दे आर आस्किंग आउट द एरिया क्या होगा। नाउ वी नो डैट कि द एरिया ऑफ सर्किल जो होती है वो होती है πr²। सो अगर हम एरिया ऑफ ए सर्किल और एरिया ऑफ बी सर्किल निकालें तो πRA का स्क्वायर बट्टे πRB का स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा और RA/RB का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट्स 1.5/1 का स्क्वायर विच इज 2.25/1। दिस शुड बी द आंसर। सो सी इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला है 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 घंटे। एक टैप है जो 3 घंटे में फिल करता है, ठीक है, प्लस करता है। और एक टैंक बी है जो 4 घंटे में उसको एम्प्टी करता है, मतलब माइनस करता है 4 आवर में। हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12। तो मान लेते हैं कि उस पूरे टैंक की जो वॉल्यूम है ना जितना, वो 12 यूनिट है। तो इसका मतलब 4 यूनिट पर आवर फिल होता है और 3 यूनिट पर आवर डिवाइड कर देंगे 12/3। 3 यूनिट पर आवर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो ओवरऑल बात करें तो 1 घंटा में 1 ही यूनिट भरता है, क्योंकि 4 यूनिट एंट्री करता है और 3 यूनिट निकल जाता है। तो 1 घंटा में तो 1 यूनिट फिल होता है। अब हमसे कह रहा है कि इफ द टैंक इज 1/3 फुल, मतलब पहले से फुल है 1/3। तो अब मान लीजिए कि 12 यूनिट में अगर 1/3 फुल है, मतलब 4 यूनिट फुल है, मतलब 8 यूनिट जो है सो हमारा उसमें खाली है। तो 1 यूनिट भरने में 1 घंटा, दोनों को साथ खुला जा रहा है। तो 1 यूनिट को भरने में 1 घंटा, तो 8 यूनिट को भरने में 8। आपसे पूछ रहा है कि जो फिल करने में कितना देर लगेगा। ठीक है ना। तो क्वार्टर को समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, टर्म दिया हुआ है 1 3 9 15 25 35 49 है ना। तो ये 1 है, फिर 3 है, तो 3 को 2 का स्क्वायर -1 है, फिर आपको 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर -1 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर -1 है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर -1 होगा विच इज़ 63। आप देख रहे हो, 1 कर रहे हैं और फिर 1 का स्क्वायर होगा, फिर 2 का स्क्वायर में से 1 घटा दिया, फिर ऐसे करके है। तो ये 8 का स्क्वायर -1 विच इज़ 63 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इफ x² + -y² इज इक्वल टू 7 एंड x - y इज इक्वल टू 1, देन द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ एंड विथ रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि लेंथ इज x और विथ जो है वो आपको y है। तो आपसे डायगोनल पूछ रहा है, तो विच इज डायगोनल इज इक्वल टू √√x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। नाउ हमें एक इक्वेशन दिया है जहाँ से हमको निकालना है लेंथ की वैल्यू। सो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो कैन आई राइट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सो एक्स माइनस वाई की वैल्यू व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ 1 तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4, तो अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं x प्लस वाई में 7 में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो आप यहाँ पे क्या करें, डायगोनल निकालनी है, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो ये कितना आज आंसर आ जाएगा 5। सो आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इज द डायगोनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लास में 80 स्टूडेंट्स है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 80। 60% स्टूडेंट जो है सो कैरम खेलते हैं, 45% चेस खेलते हैं, 10% ना ही कैरम खेलते हैं ना ही चेस खेलते हैं। तो मान लीजिए अगर 100% लोग हैं, ठीक है 100% हैं, 100 लोग हैं, 100% है, तो अब इसमें सोचिए इसमें कि 10% कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है, मतलब 90 लोग खेलते हैं कुछ ना कुछ। क्लियर, 10% ना चेस खेलते हैं ना कैरम, मतलब 90 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ ओपन खेलते ही हैं। समझ में आया, इतना आप समझिए। अब 90% लोग खेलते हैं, तो उस 90% में बट टोटल जो है सो कैरम खेलने वाले कितने हैं 60, और चेस खेलने वाले, कैरम खेलने वाले और चेस खेलने वाले कितने हैं 45। तो दोनों मिला के कितने हो गए 115, बट 90 लोग ही कोई खेलते हैं, मतलब कि 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई ना कोई खेलते हैं। समझ में आ गया, 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ, 25% ऐसे लोग हैं जो कि दोनों में से कोई ना कोई, मतलब दोनों कंबाइंड खेलते हैं, जो चेस भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेन डायग्राम की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 60%, 45% और यहाँ पे 25 है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले सिर्फ चेस खेलते हैं। तो सिर्फ चेस में अगर मान लीजिए ये चेस है और ये चेस है और ये कैरम है, तो सिर्फ चेस में कितने लोग होंगे, इतने लोग होंगे, सिर्फ इतने, तो टोटल 45 है। सो 45 है, ठीक है, और इसमें से 25 गया तो 20 हो गया। क्लियर, ओके, हमने गलती की है, ये 105 है, ये 15 आएगा, ये 15 है, तो ओनली चेस वाला जो होगा वो ये पोर्शन होगा। तो 45 माइनस 15 विच इज 30, तो 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चेस खेलते हैं। अगर आपसे पूछता सिर्फ कैरम, तो क्या करते हैं 60 माइनस 15 जो कि सिर्फ कैरम खेलते हैं। ये दोनों खेलते नहीं, सिर्फ कैरम, तो सिर्फ कैरम वाले ये पोर्शन हो जाते हैं ना। तो सिर्फ चेस वाले पूछे 30%। अब टोटल स्टूडेंट हमारे 80 थे, हमने तो 100 पे कैलकुलेट किया है, तो इसका 80 का 30% जो होगा वो हो जाएगा 24। सो आंसर हो जाएगा 24। समझ में आ गया, कैरम 60 लोग, चेस 45 लोग, 10% है कोई नहीं खेलते हैं, मतलब अगर मान लेते हैं कि 100 लोग खेलते हैं तो मात्र 90% लोग ही खेल रहे हैं। अब दोनों मिलाकर के 105 होता है, मतलब 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। अब सिर्फ पूछ रहा है, चेस पूछ रहा है तो 45 माइनस 15, अगर कैरम पूछता तो 60 माइनस 15 कर देते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। 65th बीपीएससी का फर्स्ट सेशन हो गया। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड सेशन करेंगे। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस जो है सो छोटे छोटे चीज़ों को रिपीट करेंगे, बार बार दोहराने से होती है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।